नमस्कार। सोम रतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने थंबनेल देखा होगा, उसमें मैंने देखा था कि अडानी जो ये वायुमंडल है उसमें से पूरी ऑक्सीजन निकाल रहा है और उस ऑक्सीजन के सिलेंडर बना करके कमाई कर रहा है। ये वायुमंडल आपका नहीं है, ये वायुमंडल अडानी का नहीं है, ये पूरी जनता का है और इस देश की 73% आबादी का है, जिसे अडानी लूट रहा है। उस सारी ऑक्सीजन निकाल करके उसके ऑक्सीजन सिलेंडर बना करके बेच रहा है और आपके पास क्या बचा? 73% के पास 73% नाइट्रोजन बची, यानी आप ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, आपकी सारी ऑक्सीजन अडानी खा गया। और दूसरी बात क्या है कि जो आप पतंगबाजी करते हैं आसमान में, तो उन पतंगों को अडानी जो है लूट लेता है और फिर उसके ड्रोन उड़ाता है और उन ड्रोन से जो है, उन ड्रोन को इजराइल जैसे देश को करोड़ों रुपए में बेचता है, हजारों डॉलर में बेचता है। तो जो पैसा, जो पतंग का पैसा इस आबादी को जाना चाहिए था, 73% आबादी अल्पसंख्यक हो गया, पिछड़ा हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, गरीब हो गया, महिला हो गया, वो उसको न जा करके अडानी की जेब में जा रहा है। और इसको कौन कर रहा है? कौन कहता है अडानी को कि तू ये ऑक्सीजन, वातावरण की ऑक्सीजन छीन ले, उसको सिलेंडर में भर दे। या जो पतंगे आप लोग पतंग आसमान में उड़ाते हैं, उसको लूटने के लिए कौन कहता है? मोदी कहता है। मोदी ने जो है अडानी को कह रखा, इस देश को लूटो। तो दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात राहुल गांधी की जो स्थिति है, जो मानसिकता है, उससे यह लगता है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी इसी तरह की बातें करता रहेगा। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो सारा किस्सा क्या है? जैसे जैसे इनकी न्याय जोड़ो यात्रा, या जो भी है भारत न्याय जोड़ो यात्रा करके जैसे जैसे चल रही है, उसके पैरेलल जो है लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। अप्रैल में खत्म हो जाएंगे, मई ये चल रहा है, फरवरी एंड होने वाला है। मार्च और अप्रैल, मार्च ही मार्च समझ लीजिए आप, 1.5 महीने का सारा गेम है। तो जैसे जैसे ये यात्रा चल रही है राहुल गांधी की और ये चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कहीं इसके नेता छिटक रहे हैं, कहीं इसके जो गठबंधन के दल है वो छिटक रहे हैं, कभी वो उनको जो है शर्तें लगा रहे हैं कि आप इन शर्तों पे जो है हमारे साथ गठबंधन करिए। इस तरह चल रहा है। तो ये इस आदमी का फ्रस्ट्रेशन है, जो आए बाएं साए कुछ भी हो गया जा रहा है, जो मर्जी मुंह में आ गया, तो ये जो है फ्रस्ट्रेट हो गया है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, जो इनकी न्याय यात्रा का, जो भी यात्रा है उसका एक वीडियो दिखा रहा हूं। फिर इसके बाद मैं जिक्र करूंगा कि क्या हो रहा है। हाई कोर्ट में दलित आदिवासी पिछड़े कितने हैं बताओ? चुप हो गए, दम नहीं है आप में, आप सोए हुए हो। 650 हाई कोर्ट के जज हैं, 73% आप लोगों की आबादी है। 100 जज 73% के पास, और वो भी छोटे छोटे। हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट्स में आपके कितने लोग? 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। आपके प्रधानमंत्री को इन चीजों के बारे में समझ नहीं है। उनको नहीं मालूम कि बजट कैसे बनता है, पैसा कहां कैसे। बजट का एक एक रुपया ये 90 लोग बांटते हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में कितने जज हैं? तो वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में जज नहीं है, एससी एसटी और ओबीसी और जो भी एक कहानी करते हैं, उसका भी दोष किस पे दे रहे हैं? नरेंद्र मोदी पर या इस सरकार पर। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कोलेजियम सिस्टम करता है, जो 5 आदमियों का वो होता है। उसकी नियुक्ति में
सरकार का कोई वो नहीं है, कोई योगदान नहीं है। और जो लोग आज वहां तक पहुंचे हैं वो कांग्रेस की व्यवस्था से पहुंचे हैं, इस सरकार की व्यवस्था से नहीं पहुंचे हैं। इस सरकार का तो कोई रोल ही नहीं है। लेकिन जो कॉलेजियम बना वो इनकी वजह से बना, इनके समय पर बना। और उससे पहले तो जो कुछ भी करना चाहते थे, किसको जज बनाना, किसको नहीं बनाना, ये सब इनके हाथ पर था। तो अगर किसको दोष दे रहे हैं? अपने को दोष दे रहे हैं। कहीं पर भी बता दो कि इस सरकार का जजों की नियुक्ति में कोई हाथ है। ऊपर से कि 90 लोग बैठते हैं जो सचिव है, और उसमें ओबीसी नहीं है। तो भैया 1990 में ही तो ओबीसी आरक्षण मिला, तो उसके बाद तो सचिव पहुंचने में तो टाइम लगेगा। 1990 वाले कम से कम 30-40 साल की नौकरी के बाद सचिव बनेंगे, जो कि अभी समय आना है। और अगर आरक्षण नहीं दिया तो इसमें उनका क्या दोष है? दूसरी बात कह रहे हैं कि इनको कुछ पता नहीं है, बजट के बारे में नरेंद्र मोदी को पता नहीं है। तुम्हारी सरकार ने, जो अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह थे, जो 10 साल तक रहे, इस देश की अर्थव्यवस्था को डुबाया, फ्रेजाइल 5 में जो है डाल दिया था। आज वो अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था है, सबसे तेज जीडीपी वाली अर्थव्यवस्था है। और फिर कि वो नरेंद्र मोदी को बजट बनाना नहीं आता है। अच्छा बताओ ईमानदारी से, तुम्हारे पिताजी प्रधानमंत्री बने, सीधे हवाई जहाज की ड्राइवरी छोड़ करके सीधा यहां पर आए, तो वो उन्हें कैसे आए भाई? बजट कहां सीखा उन्होंने? या इंदिरा गांधी बनी, इंदिरा गांधी अगर बनी है तो इंदिरा गांधी कितनी पढ़ी थी? 10वीं 12वीं? कौन बनाता है? या हम जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू कोई अर्थशास्त्री नहीं थे, और जितना भी उनके टाइम पर जो कुछ भी हुआ, उस देश की अर्थव्यवस्था को डुबा के ही रखा। कभी जो आज स्थिति है उस स्थिति में कभी नहीं रही। और जो उनका स्वरूप था, नीतियां थी समाजवादी, वो पूरी दुनिया में फेल हो रही, तब भी फेल हो रही थी, आज भी फेल हो रही है। तो तुम किसकी बात कर रहे हो? जो प्रधानमंत्री होता है वो सिर्फ नीतियां निर्धारित करता है, टारगेट देता है कि भाई ये हमारा टारगेट है, वो उसको इंप्लीमेंट बजट से होता है। और फिर कह रहे कि जो बजट का जो 100 रुपए में से कितना आपके पास जाता है? आप बताओ किसके पास नहीं जाता? क्या हो रहा है इस बजट में? किसी बजट में सड़कें बन रही है, ये ऐसा नहीं कागजों में बन रही है, ये दुनिया देख रही, देश देख रहा है, देश का बच्चा बच्चा इस बात को जानता, देख रहा हो। तो उसमें क्या कोई रोक है? कोई बैरियर लगा है कि केवल 13% लोग जाएंगे, 14% लोग जाएंगे, 16% लोग जाएंगे, बाकी 73% नहीं जाएंगे? आज क्या नहीं हो रहा है? वो हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक पूरा काम चल रहा इंफ्रास्ट्रक्चर का। ट्रेनें चल रही है, समय पर ट्रेन चल रही है, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म में अच्छे अच्छे स्टेशन बन रहे हैं। तो उसमें कोई बैरियर है कि आप इसके लिए या उसके लिए? आपको जो है आयुष्मान कार्ड से जो 5-5 लाख तक की वो है सहायता है, चिकित्सा सहायता है, किसको मिल रहा है? ये इन्हीं को मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। मतलब जो लोअर वो है तबका है, या जो प्रधानमंत्री आवास में जो मकान बन रहे हैं, या उसमें सब्सिडी मिल रही है, किसको मिल रही है? वो ये बजट कहां जाता है? वहीं तो जाता है। या जो 80 करोड़ लोगों को जो अनाज मिल रहा है, किसको मिल रहा है? तुम जाते हो लेने के लिए, वही लोग जाते हैं। तो कहां पैसा जाता है? वहां जाता है कि जो फ्री की वैक्सीन लगाई गई, 140 करोड़ की जनसंख्या थी, 100 करोड़ करीबन रहे होंगे जो एलिजिबल, और 2-2 डोज 200 करोड़ फ्री के, और विदेशों को भी दिए। ये कोई वो नहीं है साधारण सी बात। ऐसे झंझावत में देश फंसा था, पूरी दुनिया फंसी थी कोरोना में। उसके बावजूद इस सरकार ने ईमानदारी से काम किया। यही बातें कहते हैं कि जय शाह के अमित शाह का बेटा जय शाह क्रिकेट खेलता है। ये बात हम भी कह सकते हैं कि तुम्हारे पिताजी तो प्रधानमंत्री नहीं थे, तो कैसे प्रधानमंत्री बन गए? तुम्हारी दादी प्रधानमंत्री नहीं थी, वही प्रधानमंत्री बन गई। तुम्हारे नाना भी कोई पेट से प्रधानमंत्री नहीं थे। और दूसरी बात क्या है, क्रिकेट कोई जो क्रिकेट का बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, उसने कोई बैटिंग थोड़ी करनी है, कोई कोचिंग थोड़ी करनी है। वो तो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन देखना होता है।
कोच के लिए बैट्समैन कोच है, बॉलर है जो खिलाड़ियों के बीच से निकलते हैं या विदेशों से आते हैं। इसमें उसका क्या मतलब है? हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं शरद पवार पर दोष नहीं दे रहा हूं या निरंजन शाह पर नहीं दे रहा हूं या डालमिया पर नहीं दे रहा हूं, जो कल जैसे हैशटैग चला था। ये एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उनको चलाना है। तो इस तरह की जो है वाहियात बातें, बेसिर पैर की बातें, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बुरी तरह फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। अभी एक वीडियो और मैं दिखाता हूं कि ऐश्वर्या जो है नाचती हैं, वहां पर नाच रही थी। ऐश्वर्या राय, भाई तुम्हारी क्या खुंदक है? वो राम मंदिर में गई, उसमें अयोध्या राम मंदिर में गई, तुम्हें सिर्फ इसी जलन हो गई कि तुम इस ढंग के शब्द यूज करो, किसी और के लिए करके दिखा दो तुम। लेकिन राम मंदिर की, भगवान राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिष्ठा क्यों बढ़ रही है, या हिंदुओं को अपने वो क्यों याद आ रहे हैं, भगवान कृष्ण क्यों याद आ रहे हैं, महादेव क्यों आ रहे हैं, भोले बाबा क्यों आ रहे हैं, ये इनको दिक्कत है। इनको दिक्कत तब नहीं है कि जब हमारे मंदिर हजारों साल से टूटे थे, वो दिक्कत नहीं थी इनको दिक्कत है कि पुनर्निर्माण क्यों हो रहा है। आज हमारा सिक्योरिटी वाला बेचारा गाड़ी के नीचे आ गया, उसका पैर नीचे आ गया। हमने पहला काम किया, भैया जाके एक्सरे कराओ। पहला काम एक्सरे, मतलब जाति जनगणना। उसमें एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, डांस होगा वहां पे, दूसरी तरफ बल्ले बल्ले करके अमिताभ बच्चन निकलेंगे। आपसे पूछना चाहता हूं, आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा? उसमें आपने एक ओबीसी चेहरा देखा, एक दलित चेहरा देखा, एक आदिवासी चेहरा देखा? नहीं, उसमें एक नहीं। इस वीडियो में क्या कह रहे हो कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बात कर रहे हैं कि उसमें कोई नहीं था। इस देश के 73% लोग राम मंदिर नहीं, उस समारोह में शामिल नहीं थे। उसमें कि अमिताभ बच्चन थे या मोदी जी थे या वो थे। आज जो है लाखों की संख्या में प्रतिदिन लोग राम मंदिर आ रहे हैं। उसमें कोई नहीं पूछ रहा है कि आप किस धर्म, आप किस जाति के, आप 73% में है, 12% में है, 15% में है, 14% में। सब अपनी श्रद्धा के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, वहां जा रहे हैं और लगातार जा रहे हैं। और आगे तक अभी जैसे जैसे भीड़ कम होगी, लोग बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अभी लोगों को लग रहा है कि वहां जाने से भीड़ होगी। क्या कह रहे हैं एक वीडियो में कि इसको देखो 24 घंटे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो क्या हुआ भाई, जय श्री राम कर दे? जय श्री राम तो कर रहे हैं, कोई किसी की हत्या नहीं कर रहे, चोरी नहीं कर रहे, उजाड़ नहीं कर रहे, अपने मर्यादा पुरुषोत्तम को याद कर रहे हैं। और सभी लोग करते हैं। दिन में 5 बार लोग अपने प्रभु को याद करते हैं, या अपने जो क्रिश्चियन है अपने ईसा, उसको हर संडे को दिन जाकर के प्रभु यीशु को याद करते हैं। अगर हमारा हिंदू अगर जय श्री राम अगर करे तो तुम्हें क्या परेशानी है? यही परेशानी है कि हिंदू जाग गया है और उसको अपने, जिस सनातन को कांग्रेस ने अपने पूरे कार्यकाल में बुरी तरह दबाया, जिसकी खिलाफत करी, आज उसको एहसास होने लग गया। और ये आज नहीं है, काफी समय से जो है, जैसे जैसे ये चल रहा है, वैसे वैसे जैसे जैसे ये समय बीत रहा है, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों के अंदर जागृति आ रही है, वैसे वैसे लोगों को अपने धर्म के प्रति आस्था हो रही है। एक वीडियो में आपने देखा होगा, ये कह रहे कि मेरे सिक्योरिटी वाले का पांव टूट गया था, गाड़ी के नीचे आ गया था, कार के नीचे आ गया था। मैंने कहा तो एक्सरे करा ले और जातिगत जनगणना करा ले। इनका कहने का मतलब ये है कि जब जातिगत जनगणनाएं होंगी तो ना एक्सरे कराने की जरूरत पड़ेगी, न एमआरआई की जरूरत करानी पड़ेगी, ना और जो सीटी स्कैन और ये सब, सिर्फ जातिगत जनगणना का सर्टिफिकेट दिखा दिया और इलाज हो गया, सब ठीक हो गया। और जातिगत जनगणना की भी मैं बात करता हूं, इनके टाइम पे 2011 में पिछले सेंसस हुआ था, उस समय हुआ था, 14 तक इनकी सरकार रही, क्यों नहीं किया भाई तुमने? अगर जातिगत जनगणना ही अगर वो है, इस देश का विकास की कुंजी है, उसकी चाबी है, तो क्यों नहीं किया तुमने? तुम्हारी सरकार ने साफ मना किया कि हमें नहीं करानी जातिगत जनगणना, वो इसके आंकड़े रिलीज नहीं करने हैं।
कह रहा मैं गारंटी देता हूं। उनको पता है कि इस समय कुछ भी गारंटी दे दो, क्योंकि उसको पता है कि हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं। ऐसे एमएसपी पर है। एमएसपी भी 2006 में आ गया था, क्यों नहीं तुमने दिया? और अगर देते तो ये देश तबाह हो चुका होता। एक्चुअली इनको पता चल गया है कि हम डूब रहे हैं। और राहुल गांधी के साथ दिक्कत क्या है कि 2014 में उनके नेतृत्व में हार हुई, 2019 में हार हुई, 2024 में हार होते ही जो इनके पीछे खड़े हैं, इनको दौड़ा रहे हैं, घोड़ा बना करके दौड़ा रहे हैं, इनको थोप रहे हैं जनता के ऊपर या अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, वो भी सब किनारे हो जाएंगे। ये उनका फ्रस्ट्रेशन का ये है। और मैं बड़ा चिंतित हूं इस बात को लेकर के कि जो स्थिति इस समय है फ्रस्ट्रेशन की, ये इससे ज्यादा वर्ष ना हो जाए। हम नहीं चाहते किसी का व्यवहार किसी के साथ बुरा हो, लेकिन स्थिति वहीं जा रही है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो एक बार पुनः निवेदन है कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।